हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आरबीएल बैंक की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में काफ़ी न्यूज़ेस यहाँ पर आ चुकी है और सभी न्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर सामने आती हुई नज़र आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे इंसिडेंट को एनालाइज करना और समझना कि क्या इसका शेयर पे इम्पेक्ट हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, द नेक्स्ट यस बैंक। इट कैन बी द नेक्स्ट यस बैंक, क्योंकि यस बैंक में डायरेक्टली चीज़ें हुई थी कि वहाँ पर पूरी तरीके से चेयरमैन को हटा दिया गया था। बट यहाँ पर इनडायरेक्टली चीज़ें हो रही है कि उनको हटवाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि योगेश दयाल का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर और 2 सालों के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। जबकि विश्ववीर आहूजा, जिनके लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी ने खुद ने यहाँ पे अप्लाई किया था कि हम इनको अगले 2 या 3 सालों तक रखने वाले हैं, वो एक ही दम मेडिकल लीव पर जाते हैं एंड द डे इज ऑन क्रिसमस के दिन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी तरीके से ये ऑलरेडी प्लान्ड था जैसा लग रहा है, क्योंकि क्रिसमस के दिन यहाँ पर विश्ववीर आहूजा यहाँ पर देते हैं, जो कि कंपनी के एमडी और चेयरमैन थे, वो यहाँ पर इस्तीफा देते हैं और मेडिकल लीव का रीज़न दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी पिछले आज तक ऐसी चीज़ें हुई हैं, सभी इंसिडेंट्स में इसी तरह के मेडिकल लीव के रीज़न दिए जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है इंतरिम सीईओ, आप कह सकते हैं, जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि कंपनी के थे मिस्टर राजीव आहूजा, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जो कंपनी के साथ लगभग 2010 से हैं, जब से कंपनी का रत्नाकर बैंक लिमिटेड हुआ करता था, उनसे आरबीएल बैंक हुआ है। साथ ही साथ इन्हें बनाया गया है कंपनी के एमडी और सीईओ। और आज यहाँ पर कंपनी ने एक कॉल कॉल रखी थी जिसमें यहाँ पर और चीज़ें डिस्कस की गई, जो आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे चल रही थी कि कंपनी आरबीएल बैंक को यहाँ पे यस बैंक के साथ कंपेरिजन किया जा रहा था और काफ़ी यहाँ पे बिजनेस मोमेंटम जो थे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे थे। तो कंपनी ने यहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश की और उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस थे एनालिस्ट के, कि यहाँ पर क्यों चेंज किया गया, एकदम क्यों हटाया गया। और एक रिपोर्ट यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, मतलब 12 नवंबर के लमसम एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे इशू किए गए थे कि कहीं ना कहीं आरबीएल बैंक में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिटेल लोन में, और जो मैं आपको डीपली डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी में इसके पीछे क्या चल रहा था। तो अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर, जैसा कि हर कंपनी बोलती है कि हम यहाँ पर, हमारी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल जो भी अच्छी चीज़ थी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर शो करी है फाइनेंशियल पोजीशन में, कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो हमारा अच्छा, एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस यहाँ पे काफ़ी हाई थे। तो वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं टोटल, अगर हम इसको समराइज करें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो हुए हैं वो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, ये कंपनी का कहना है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एडवांसेस, एसेट क्वालिटी और डिपॉजिट लेवल्स, इनसे रिलेटेड नहीं है। आरबीआई को पूरा भरोसा है और साथ ही साथ आरबीआई ने जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, कंपनी ने उसे एक्सेप्ट किया है और स्ट्रेटेजिकल और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंक को रन करने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने अपॉइंट किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा करता है जब भी आरबीआई अगर आपके नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में, या आप कह सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, जो नॉर्मल आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है। एक्चुअली अगर यहाँ पे हम अगर इसके बैकग्राउंड को समझें तो अगर हम लेटेस्ट अगर इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके इन्वेस्टर्स की, अगर हम एडवांसेस की बात करें तो वहाँ पर भी फॉल देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें वहाँ पे भी अच्छा खासा फॉल, 14% का फॉल, काफ़ी बड़ा फॉल आप कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि कंपनी जहाँ से मेन इनकम कंपनी की होती है, कि टोटल जो मार्जिन होता है, जितना आपको जिस रेट पे लोन मिलता है और आप किस रेट पे लोन देते हो, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे स्ट्रेस नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में 4.36% हुआ करता था, तो 4.06% हो चुका है, जो काफ़ी, मतलब 30 बेसिस पॉइंट इज क्वाइट ह्यूज फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक, और ये काफ़ी कंसर्न पैदा करता है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पर ओवरऑल एसेट क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो ये 3 फैक्टर्स हैं: ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए और प्रोविजन कवरेज रेशो। ग्रोस एनपीए की बात की जाए तो यहाँ पे 4.99% से बढ़कर 5.4% हो चुका है, जो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि Q2 अगर हम कंपैरिजन करें, Q2 में इतना बड़ा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जो नॉर्मली बैंक्स में देखा गया। वहीं अगर नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए में भी 2 से 2 पॉइंट ऐसा देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स में और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर शो किया गया है। बट प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की बात की जाए तो उनमें यहाँ पर एसेट क्वालिटी
के मेजर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर हम देखेंगे HDFC बैंक से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर नेट एनपीए 0.5% से भी कम का आता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2.14 है, जो कि अगर हम उसको कंपेयर, बहुत सारे बोलते थे आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और इनको HDFC बैंक से कंपेयर करते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनका यहाँ पे 0.5 से भी कम आता है, मतलब 0.34, 0.21 इस तरीके का यहाँ पे नेट एनपीए उनका देखने को मिलता है। तो अगर आप उसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे तो 10 गुना से भी ज़्यादा का एनपीए शो किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम बात करें इनके अगर हम इसके प्रोविजन कवरेज रेशो की बात करें तो वहाँ पर 76% का प्रोविजन कवरेज रेशो बनाया गया है। और इसमें यहाँ पर टेक्निकल राइट ऑफ्स का अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो एक टेक्निकल राइट ऑफ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने उसी स्लाइड को यहाँ पे ओपन किया है कि यहाँ पर 76.3% था प्रोविजन कवरेज रेशो, जिसमें जिसमें टेक्निकल राइट ऑफ्स इंक्लूड है, और 76.6% था। जबकि पीसीआर अगर हम देखते हैं, टेक्निकल राइट ऑफ्स अगर नहीं इंक्लूड होता तो यहाँ पे 15% का हिट लिया गया है, यहाँ पे 16% का हिट लिया गया है। टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता है? बेसिकली टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब होता है कि एचओ लेवल पे, मतलब कि आपके हेड ऑफिस लेवल पे वहाँ पर चीज़ों को, एनपीए को यहाँ पर क्लियर किया गया है, एक प्रोविजनिंग क्रिएट की गई है। तो बेसिकली जब इस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पे 15% का आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो एचओ के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है और उन चीज़ों पर यहाँ पर रखा गया है। और इस तरीके के लोन्स जो होते हैं वो बेड लोन भी कहा जा सकता है, और उसको एचओ लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि कंपनी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रही है, और 15-15% का राइट ऑफ एक काफ़ी बड़ा और ह्यूज अमाउंट ऑफ राइट ऑफ होता है। तो ये कहीं ना कहीं है जो रिटेल लोन बुक में कंपनी के राइट ऑफ नज़र आता था। अब अगर हम कुछ इंडस्ट्री के जो काफ़ी बड़े जाने पहचाने नाम हैं उनकी अगर बात करें, उनका इस पे क्या स्टेंस है, तो वेटरन बैंकर है, जो काफ़ी बड़े बैंकर्स आप जिसको बोल सकते हैं, वेटरन का मतलब ये होता है। और उसमें उन्होंने यहाँ पे बोला है कि कंपनी जो रेगुलेटर है, मतलब कि आरबीआई को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने जो डिस्क्लोजर्स हैं उसमें यहाँ पे कुछ गलत नंबर्स दिखा रही है, और यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं पर्सनल इंटेग्रिटी पे किसी बंदे की, और रॉन्ग यहाँ पर नंबर्स अगर शो कर रहे हैं और फैक्ट्स उनके पास अगर अवेलेबल होते हैं, तो आरबीआई इसी तरीके की चीज़ें करती है ताकि डिस्क्लोजर्स को सही लाया जा सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बचाया जा सके, और सही टाइम पे सही एक्शन लिए जा सकें। तो इसी तरीके के लिए एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो यहाँ पर इस स्पेस में किया गया है। आरबीआई के लिए अगर आरबीएल की अगर हम बात करें, तो मैंने जैसा पहले भी बताया था कि 3 साल की टर्म को एक्सटेंड करने के लिए आहूजा जो थे, विश्ववीर आहूजा, उनकी उनकी जो आरबीआई को यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई थी कि उनकी जो टर्म है उसको 3 साल से और बढ़ाया जाए, बट उसकी जो अप्रूवल है वो मात्र 2022 तक ही मिली थी। और उसके बाद अभी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है वो तो बिल्कुल ही नए एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट किया गया है, और एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर आहूजा के बैकग्राउंड की बात करें, जो कि कंपनी के अभी जो पहले सीईओ और एमडी रह चुके हैं, अब एक्स हो चुके हैं, वो बैंक ऑफ अमेरिका में ऑलरेडी काम करते थे एज एमडी और सीईओ 2001 से 2009। 2010 से जब आरबीएल बैंक में यहाँ पर जो चेंजेस यहाँ पर किए गए, उसमें से यहाँ पर कब से कंपनी के साथ, ये 2010 से आप कह सकते हो 2021 तक कंपनी के साथ थे। टॉप ऑफिशियल ऑफ रेटिंग एजेंसी, यहाँ पर उन्होंने बताया कि वी वर स्टेबल इन द टर्म्स ऑफ रेटिंग एंड आउटलुक, बट नाउ वी विल डू ए रिव्यू। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रिव्यू करेगी। उनके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, आरबीआई ने जो चीज़ें चेंज की है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एसेट क्वालिटी पे कंसर्न पैदा करती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं बैंक के प्रॉफिट आगे आने वाले क्वार्टर्स में, और कंपनी के एनपीए और बढ़ते हुए, और हायर प्रोविजनिंग यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनपीए रेशो और जीएनपीए वो काफ़ी हायर थे एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो आगे आने वाले क्वार्टर्स में और तेज़ देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर डिस्क्लोजर में कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही होगी तो वो चीज़ें यहाँ पर सही की जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आरबीएल बैंक की बात की जाए तो आरबीआई का जो नॉर्मली टेक्स है ग्रेजुअल अप्रोच, जो कि यस बैंक में भी आपने देखा था कि यस बैंक में भी एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स होते हैं। तो अगले आने वाले Q3 यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्लोजर आते हैं, यहाँ पे किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और काफ़ी लोग जो हैं वो लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक के जिस तरीके से यहाँ पर डर का माहौल अभी भी है। अगर हम देखें डिपोजिटर्स, तो वहाँ पर भी काफ़ी रिस्क पैदा होती है जब इस तरीके की चीज़ें होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स यस बैंक वाले लोगों को हुई थी। काफ़ी टाइम तक यहाँ पे 15,000 रुपये तक की लिमिट लगाई गई, फिर 50,000 की लिमिट लगाई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पीपल हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं इस तरीके के स्टेंसेस के कारण। वहीं अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण को कम्युनिकेट किया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके द्वारा यह तक पॉइंट लिखा गया है, वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि
ये आपके सामने उसकी एप्लीकेशन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। उसका पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देखें तो वो काफ़ी वरीड और कंसर्न्ड है अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ द बैंक। आरबीआई ने जिस तरीके से किया है, पहले एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंट होना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एमडी और सीईओ है उसका हटना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो पिछले सालों में 2017 से अगर हम देखें तो एडवांसेज हैं वो वहाँ पे डबल हो गए हैं 2017 से 2021 में। बेड लोन्स और ग्रोस एनपी की बात की जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोविजनिंग काफ़ी अच्छी खासी क्रिएट की हुई है। तो क्या चीज़ है जो यहाँ पर चेंज हो रही है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ है वो यहाँ पर चेंज होती हुई आ रही नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर चल रही है जिसमें रिटेल क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंसिंग और क्रेडिट कार्ड पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो अभी पब्लिक में अवेलेबल है। तो ये रिटेल क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंसिंग और क्रेडिट कार्ड, ये 3 पॉइंट्स हैं जो अभी पब्लिक में अवेलेबल हैं और उसके कारण यहाँ पर कंपनी का जो आने वाला फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पर खराब हो सकता है। तो ये उनका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि हमें पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इंक्लूड कर दो, बट डिपॉजिटर्स ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ यहाँ पे कुछ गड़बड़ गलत नहीं होना चाहिए, ताकि नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। इवन अगर आपको मर्जर करना है तो मर्जर कर दो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, बट आगे से इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अवॉइड की जाए। जिस तरीके से लक्ष्मी विलास बैंक में यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर ना हो। तो कंपनी के ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने यहाँ पर ये उम्मीदें जताई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय आ जाता है। अब अगर हम ओपन करते हैं इस कंपनी के अगर हम चार्ट को देखें तो वहां पर क्या आता है वो हम जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। ये कंपनी का आप देख सकते हैं कि एक वीकली चार्ट है जिसमें अगर हम इसके हाईज को देखें तो आप देख सकते हैं करीबन 715 720 रुपए तक का यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने हाई लगाया था 2019 में। और अभी अगर हम शेयर की ट्रेडिंग की बात करें 172 रुपए मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें कितना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो ये फॉल ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम देखें 75% अपने जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो 75% उससे ऑलरेडी आप कह सकते हैं नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी का जो यहाँ पर जब कोविड का फॉल हुआ उसके बाद और उससे पहले आप ये देख सकते हैं 2019 में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था। कोविड और इन सब की चीज़ों को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी जो है 75% से नीचे चल रही है और उसके बाद कभी उबर नहीं पाई। तो एक तो चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि अब इसमें कितनी और डाउनसाइड आ सकती है। और दूसरी चीज़ है, एक और न्यूज़ चल रही है राधा किशन दमानी और आप कह सकते हैं राकेश झुनझुनवाला का भी यहाँ पे नाम आ रहा है कि करीबन 10% की हिस्सेदारी है जो दोनों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों वेटरन प्लेयर हैं इन्वेस्टिंग में, आपको मैं बता दूं कि ये सी न्यूज़ सेम टू सेम न्यूज़ राकेश झुनझुनवाला की अगर आपने यस बैंक के केस में भी देखी सुनी होगी। और ये सब किया जा रहा है कि काफ़ी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया था ताकि वो पैसा निकाल सके। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंफर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, आई डोंट नो, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसी न्यूज़ पहले भी फैलाई गई थी। ये लोग वापस से मतलब इनका कोई कमेंट नहीं होता है बट जानबूझ के एक न्यूज़ को फैलाया जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि कल सुबह क्या होगा कि कल सुबह यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे तक पैनिक रहेगा और उसके बाद यहाँ पे जिसको निकलना होगा वो ऑलरेडी निकल चुका होगा और जिसको यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाता है। और मेरा यहाँ पे पर्सनल स्टैंस है, अगर आपने यहाँ पर अभी तक इसमें कुछ पैसा नहीं लगाया तो इसमें अभी आपको लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ओवरऑल एसेट क्वालिटी यहाँ पे वर्स है, मतलब वो तो खराब है ही। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है ना तो एक बार यहाँ पर काफ़ी पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इवन अगर आपने ये स्टेंस भी सुन लिया कि बट यहाँ पर कल वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी रहेगी, वो अपर साइड में भी और डाउन साइड में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी की न्यूज़ सुन के यहाँ पर एंट्री लेने की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अरे वो एंट्री लेगा तो कहीं ना कहीं वापस शेयर ऊपर जा सकता है। और दूसरी तरफ वाले जो होंगे जिनको यहाँ पर सेलिंग करनी है वो यहाँ पर सेल करके निकलने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल अगर सेंटीमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल सेंटीमेंट रहने वाले हैं नेगेटिव, क्योंकि केवल 1-2 न्यूज़ चैनल है जिसने इसे कंफर्म किया है और उसके बाद भी उन्होंने जिनका जो मेजर स्टेटमेंट आना चाहिए था राकेश झुनझुनवाला या राधा कृष्ण दमानी का, तो वो यहाँ पे अभी तक नहीं आया। तो आई डोंट थिंक कि वो अभी इस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट एक मतलब सोच भी रहे होंगे। तो मेरे को नहीं लगता है एज ऑफ नाउ कि यहाँ पर आपको उनके कारण और उनके हिसाब से अभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो कब बाई करते कब सेल करते आपको पता नहीं चलेगा और आप कहीं ना कहीं उसके चक्कर में उनके ही जाल में फंस जाओगे। तो वो आई डोंट थिंक कि एक सही डिसीजन होगा कभी भी आप किसी की और की स्टाइल को कॉपी करेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, आपको एंट्री नहीं बनानी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी इस टाइम पे निकले थे। अब देखना होगा कि अब कितने प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर और यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। ये जो पूरा जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी 172 रुपीज़ के लेवल पे मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी आपके होल्डिंग में है तो आपको यहाँ पर कल अगर आप
आपकी अगर परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो है अगर वो 5% से कम है तो आप फिर यहाँ पे थोड़ा भाई अगर आप रिस्क झेल सकते हैं तो आप रुकें। अदरवाइज मेरा यहाँ पर पूरा पूरा मानना है कि यहाँ पर आपको एक बार अपना पोजीशन, अगर आपके पास प्रॉफिट बुकिंग है, अगर आपने यहाँ पर इस लेवल पे खरीदा है, मान लीजिए 100, 110, 120 रुपए के लेवल पे खरीदा है, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिट कर लें। एज ऑफ नाउ अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो भी मेरे को लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। पोजीशन अगर आपको नीचे मिले तो आप वापस से इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ काफ़ी नए बैंक्स अवेलेबल हैं हमारे पास जो इससे बेटर एसेट क्वालिटी में बेटर एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं, उनमें आपको एंट्री बनानी चाहिए रेदर देन आरबीएल बैंक। क्योंकि देखो जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में आप देखो, बैंक इज द गेम ऑफ ट्रस्ट। अगर इस बैंक की भी देख बात करें, काफ़ी लोगों ने काफ़ी यहाँ पे कहा था कि 10 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा, 15 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा, बट हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि जो बिजनेस ऑफ ट्रस्ट होता है, जैसे ही आरबीआई यहाँ पे कुछ तरह की स्टेंसेस लाता है, जैसे एचडीएफसी बैंक ने आज तक उसको मैनेजमेंट किया है, मैनेज किया है, तो आज वहाँ पर किस तरीके के जो बिगर जो बैंक होंगे वो हमेशा यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री का यही रहता है कि कोटक बैंक भी अगर हम देखें तो जो बड़े बैंक्स होंगे, जो प्रोफेशनली अच्छी तरीके से मैनेज बैंक होंगे, वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे रेदर देन कि अब उन छोटे अंडर वैल्यूड बैंक। मैंने पहले भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको कमेंट ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देखिए कि किस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमने अवॉइड करने की सलाह दी थी। आरबीएल बैंक में भी आज हम वही कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो 166 का पहला सपोर्ट आएगा, फिर दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो आएगा 156 पे। अगर यहाँ से अगर फॉलिंग अगर नहीं रुकती है और यहाँ पे और डेवलपमेंट्स आते हुए दिखते हैं तो थर्ड जो हम सपोर्ट देख रहे हैं वो होगा 132 और सपोर्ट 4 विल बी 104। तो ये 4 सपोर्ट लेवल्स हैं वो यहाँ पर आप देख लें। अगर 166 का कल सपोर्ट ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं और डाउन साइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जो 156 तक आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर मेरे को यहाँ पे 4 ये सपोर्ट लेवल्स हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू रखते हैं तो एज ऑफ नाउ मेरे को यहाँ पर कोई नई एंट्री पोजीशन बनाने की समझ नहीं आती। अगर आप फिर भी जाते हैं तो इट्स ऑन योर, मतलब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे है। अदरवाइज देयर विल बी ए कंप्लीट नो और कंप्लीट एग्जिट। अगर आपके पास थोड़ी सी पोर्टफोलियो में साइज है तो आप इसमें वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक अगर आपके पास बड़ी साइज है इसमें तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट करना चाहिए। बाकी देखना होगा कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको जरूर विजिट करने चाहिए। अगर यहाँ पे चीज़ें सही होती जाती है, यहाँ पे चीज़ें कन्वर्ट होती है, एसेट क्वालिटी में सही उछाल देखने को मिलता है और चीज़ें सही होती जाती है तो देन हम नेक्स्ट टाइम पे वापस इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी जिस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंट्री इन दिस स्टॉक। सो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस तरह की वीडियोस के लिए, और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाते जाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास होल्ड है तो कितना है, और साथ ही साथ आप हमारी व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।